नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जिस वक्त चुनाव हुए थे, एक बात उसी वक्त तय हो गई थी कि नीतीश कुमार काफी कमजोर होंगे और नीतीश कुमार की कमजोरियों का फायदा किसको होना है? तेजस्वी यादव सरकार तो नहीं बना पाए, यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो विरोधी थे चुनाव में, उन्हें उनके कमजोर होने का कोई फायदा खास नहीं हुआ। अब बात करते हैं फायदा किसको हुआ। अब बेहतर जानते हैं कि बिहार में भाजपा नंबर 2 की पार्टी बन गई और वो नीतीश कुमार को डिसलॉज करके हुआ, नीतीश कुमार की जगह छीनकर हुआ। और ये सब कुछ हुआ क्यों? क्योंकि भाजपा ने पर्दे के पीछे तथाकथित रूप से एक ऐसा षड्यंत्र रचा था जिसमें नीतीश कुमार फंस गए और नीतीश कुमार के साथ जो खेला हुआ उसमें चिराग पासवान का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था। आगे चल के नीतीश कुमार चुनाव के बाद जब भाजपा ने उनके साथ किया, हालांकि भाजपा ने कोई बहुत बड़ा धोखा नहीं दिया चुनाव के बाद, भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन नीतीश कुमार इस तरह के परिस्थितियों के सीएम बनकर रहना नहीं चाहते हैं। उनके लिए उन पर राजनीतिक रूप से एहसान कर पाना भाजपा के द्वारा उनके लिए बहुत ही डिग्रेडिंग था। और बाद में उन्होंने जब कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की तो यह स्पष्ट कह दिया था कि हमारे साथ छल अपनों ने किया है, कोई दूसरा व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति, गठबंधन के बाहर का व्यक्ति हमारे साथ छल नहीं कर सकता है। ऐसी राजनीतिक हैसियत नीतीश कुमार ने बिहार में किसी की नहीं छोड़ी है। नीतीश अगर पारस है तो लोहा छूते ही सोना बना देते हैं। वही भाजपा 2015 में जो अपने आधार संरचना को खो चुकी थी, इतनी बुरी हार हुई थी कि शायद भाजपा रिकवरी नहीं कर पाती, वो जब 2017 में भाजपा वापस आती है नीतीश कुमार के साथ, तो आज सत्ता का सुख ही नहीं भोग रही है बल्कि बड़े भाई के रूप में बिहार के गठबंधन में मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भाजपा की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो नीतीश कुमार को अपने टर्म पर डिक्टेट कर सके। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का एक बेस वोट बैंक है। चेहरे की राजनीति तो वो कर ही रहे हैं, महिलाओं में उनकी पॉपुलैरिटी तो है ही क्योंकि उनकी पॉलिसी मेकिंग ऐसी है, लेकिन नीतीश कुमार अब लौकुश भी साधेंगे और इस लौकुश समीकरण के आधार पर ही वो तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली में नजर आए, दरवाजे पर खड़े नरेंद्र मोदी के। लेकिन आपको एक बात बता दें, जिस वक्त ये चुनाव हुआ था, नीतीश कुमार कमजोर पड़े थे, तभी नीतीश कुमार ने प्रण कर लिया था कि इसका बदला तो लेना ही है। अब कहीं ना कहीं ओबीसी राजनीति, ओबीसी जनगणना एक ऐसा कारण बन गई है जिसकी वजह से भाजपा से बदला लेने का उन्हें मौका मिल गया है। भाजपा भी ये बात जानती थी कि नीतीश आज नहीं तो कर मुड़ेंगे और मुड़कर काट लेंगे, लेकिन भाजपा ने इनकी जड़ी बूटी बहुत पहले ही सेट कर दी थी। भाजपा ने सुशील मोदी को, जो कि एक ब्रिज का काम कर सकते थे नीतीश कुमार के हमले पर, उन्हें पहले ही ध्वस्त कर दिया और इसकी वजह से नीतीश कुमार की राजनीतिक सामरिक शक्तियां कमजोर हो गई। अब नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद हैं तो आसपास के लोगों के चेहरे देख लीजिए। एक तरफ जहां सामने उनके जीतन राम मांझी हैं, जिनसे रिश्ते खराब थे, बाद में ठीक किए गए। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं भाजपा के एलआई मुकेश सहनी थे और एक शख्स जो साथ खड़े थे, जिनको लगातार वो बोलने का मौका दे रहे थे और क्रेडिट दे रहे थे, वो तो तेजस्वी यादव खुद थे। वही तेजस्वी जिसके चलते नीतीश कुमार ने कहा था सदन में कि ये इस्तीफा नहीं देगा तो सरकार गिरा दी जाएगी, और उन्होंने वही किया। आखिर ये हुआ कैसे? ओबीसी राजनीति में इतना बड़ा स्टेक नीतीश कुमार को दिख रहा है अपना कि वो रोक नहीं पाए खुद को, और ये एक लाठी से दो सांप को मारने जैसा हो गया। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया कि वो केवल ओबीसी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा ही नहीं लेंगे बल्कि भाजपा से बदला भी लेंगे, और उन्होंने ले भी लिया। आज तड़के खबर आ रही है कि बिहार भाजपा दो फाड़ हो चुकी है। हम लगातार आपको खबरें बता रहे थे कि कैसे बिहार भाजपा में दो अलग अलग गुट बन गए हैं इस मामले पर, यानी ओबीसी जो जनगणना है, जिसको लेकर भाजपा के आम सहमति के, आम राय के खिलाफ भाजपा में बिहार में कुछ लोगों ने बयान देने शुरू कर दिए हैं। खास बात क्या है? खास बात यह है कि उसमें से एक सुशील मोदी स्वयं है। सुशील मोदी ने तय कर दिया है कि भाजपा को जातिगत जनगणना करानी चाहिए और उसमें ओबीसी का कॉलम डालना चाहिए। लेकिन यह संभव कैसे है? क्योंकि सुशील मोदी को तो राष्ट्रीय राजनीति में भेज दिया गया है। तो इतना ही नहीं, सुशील मोदी के अलावा आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार मिलने गए थे नरेंद्र मोदी से, तो एक शख्स बिहार भाजपा के वहां भी मौजूद थे। जनक राम वहां मौजूद थे।
जनक राम उस जत्थे का हिस्सा थे जो नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रही थी। और आपको बता दें कि जनक राम नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं और नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से, भाजपा में से माने जाते हैं। यानी वो इस समाज से है जिस समाज को डायरेक्टली इंटरफेयर करना पड़ता है, और उन्हें वहां रिप्रेजेंट करके नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ये तय कर दिया कि भाजपा में भी एक बड़ा हिस्सा आज उनके साथ है। वैसे भी पावर के साथ सब कुछ मूव करता है बिहार में। अब आपको बता दें कि जहां एक तरफ ये जत्था है जो सुशील मोदी के साथ खड़ा है, जो ये कहता है कि कहीं ना कहीं हमें एक मंच पर आकर जो विपक्ष की मांग है उसके साथ आम राय रखनी चाहिए, और भाजपा जो कि 2019 तक तो चाहती थी कि जातिगत जनगणना इसी आधार पर हो, कांग्रेस के खिलाफ रहने के चलते आज उसे बैकफुट पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और बिना मतलब का यह बना बनाया मुद्दा विपक्ष को नहीं देना चाहिए। लेकिन आम भाजपा के कार्यकर्ता ये बात जानते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये बात मानते हैं कि अगर ओबीसी जो जनगणना है वो उसे लागू कर दिया जाए और अगर एक बड़ा डिवाइड क्रिएट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इससे हिंदू पोलराइजेशन में दिक्कतें आएंगी, जो कि भाजपा का माने पूरे बिहार भर में, पूरे देश भर में एक व्यापक राजनीतिक एजेंडा है, उसको एक बड़ा झटका लगने वाला है। और इस कारण से दो नेता बिहार के भाजपा के जो काफी वॉइस फोरस हैं, बहुत ज्यादा मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर सिरे से नकार दिया है कि ऐसी कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, जो पहले से हो रहा है वही होगा। यानी भाजपा दो फाड़ हो चुकी है। ये दो नेताओं का नाम भी मैं आपसे बता दूं, एक तो एमएलसी है संजय पासवान, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी तरह का छेड़छाड़ इस पूर्व से नियोजित कार्यक्रम में जनगणना के करना घातक होगा, और उन्होंने अपनी ही पार्टी को कहीं ना कहीं एहसास करा दिया है और कहीं ना कहीं सुशील मोदी को राजनीतिक आईना दिखाया है, जिसके चलते सुशील मोदी को भी सोचना पड़ेगा कि अब उनकी बिहार भाजपा में हैसियत क्या है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार सहित भाजपा के वो सारे लोग जो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना ओबीसी का कॉलम हो, उनको भी इन्होंने आईना दिखा दिया। इतना ही नहीं, हरिशंकर ठाकुर जो कि भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा है पता है आपको? उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर करना ही है तो गरीबों की जनगणना होनी चाहिए और गरीबों की जात नहीं पूछनी चाहिए, उनके लिए कानून बनाना चाहिए। अगर वो सवर्ण है तो उन्हें भी उतना ही हक मिलना चाहिए, उतना ही उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, और उनके लिए भी वो कल्याणकारी स्कीम्स लाना चाहिए जो कि एससी एसटी और ओबीसी के लिए लाने के लिए बेचैन हैं। अब समझ लीजिए गेम क्या हो गया है। नीतीश कुमार ने इस ओबीसी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली में खड़े होकर कोई गठबंधन नहीं किया। कल भी पंचनामा मैंने आपको बात बताई थी। उन्होंने सीधे तौर पर एक ऐसा ढेला फेंक दिया बिहार की राजनीतिक जमीन में, जिसे उठाने के लिए चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े हैं, और इसकी वजह से हुआ क्या है, एक भगदड़ सी मच गई है। आज बिहार भाजपा अगर सामने दिख रहा है कि टूट चुकी है, दो फाड़ हो चुकी है इस मुद्दे पर, तो उसका राजनीतिक फायदा नीतीश कुमार को मिलना लगभग तय है। यह थी पहली खबर। इस खबर को अगर आपने पसंद किया है तो मेरा आग्रह है आपसे, इसे शेयर कीजिए और जितने भी आपके हित और मित्र हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि हमारी खबरों पर आपकी मुहर लग जाए और कहीं ना कहीं जो मेहनत हम सुबह सुबह उठकर कर रहे हैं इसे भी सार्थकता मिल जाए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।